सो एवरीवन, दिस इज योर लेक्चर 2 फाइनल काउंट्स के ऊपर। लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, उसके लिए क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक, जी लिमिटेड। और आज उसी की हम बैलेंस शीट करेंगे। उससे पहले एज पर ट्रेडिशन हम हमेशा बैलेंस शीट सुनते हैं स्टूडेंट से, मतलब हम एक डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने अभी इतना लिखवा दिया है। फर्स्ट हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसका सब हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, उसके दो सब हेडिंग्स हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर रिजर्व सरप्लस का सीक्वेंस है, इसको ऐसे याद कर लेते हैं सी आर, सी आर आर, एस पी आर, डी आर, क्योंकि यही मेन चार हैं जो यूज होते हैं। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। फिर नंबर 5 पे आते हैं जनरल पर्पज रिजर्व, चाहे उसका नाम रेवेन्यू रिजर्व हो या जनरल रिजर्व हो या ओनली रिजर्व फंड हो, कोई भी नाम हो सकता है। 6 नंबर पे हम ले सकते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जो कंपनीज बनाती हैं डिविडेंड्स के लिए, मतलब उनको अगर डिविडेंड डिक्लेयर करने में किसी साल प्रॉब्लम आएगी, उस साल का प्रॉफिट अगर कम है, क्योंकि डिविडेंड्स हमेशा डिक्लेयर होते हैं सरप्लस में से, जो हम आपको आज समझाएंगे। तो कई बार कंपनी को सरप्लस मतलब नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस से, आफ्टर टैक्स। हमने कल किया था ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज नेट प्रॉफिट इतना सफिशिएंट ना हो कि हम उसमें से डिविडेंड दे सकें, तो कंपनी को से ये रिजर्व होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड को इक्वल करने के लिए। जैसे सपोज आपने लास्ट ईयर 15% डिविडेंड दिया था, इस बार आपके पास सिर्फ प्रॉफिट है 8% देने के लिए, 8%। तो अब आपको अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी है ना, तो इस 8 को 15 बनाने के लिए हम इस रिजर्व में से 7% जितना प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो आपका मेंटेन हो जाएगा। जैसे सपोज आपके 12th क्लास में 95% मार्क्स आए, अब बीकॉम में आपके आ रहे हैं 80%, तो 15% नंबर आपको और चाहिए होंगे, तभी मेंटेन हो पाएगा रिजल्ट, तभी तो आपका सेम होगा रिजल्ट। नहीं तो आपकी रेपुटेशन घर पे कम हो जाएगी फैमिली में कि अब नहीं पढ़ते, आप पहले पढ़ते थे तब आपके 95 आए थे। तो एक रिजल्ट मेंटेन करना होता है हमें अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए, इसलिए उसके लिए एक रिजर्व है ये। बट मेन है कि ये कुछ यूज नहीं होते क्वेश्चन में, हम बस चारों की बात करते हैं, सी आर, सी आर आर, एस पी और डी आर आर। हाँ, जनरल रिजर्व जरूर बनाएंगे, ये हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है, वो आपको न्यूमेरिकल्स में समझाएंगे। इनके रेट्स हैं कुछ, किस रेट पे बनेगा जनरल रिजर्व, 5%, 7.5%, 10%, वो कुछ चीज़ों की कंडीशंस हैं उसके ऊपर। ओवरऑल ये हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस है। सरप्लस का मतलब जो प्रॉफिट बचा, जो पीएल अकाउंट से आएगा आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नॉर्मल लैंग्वेज में उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, ये तो एक पोर्शन हो गया। लास्ट बबे बताओगे सी पॉइंट क्या है बेटा फिर इसमें? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, सी पॉइंट क्या है? Money received against share warrants. गुड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स क्या होते हैं? वारंट्स क्या होते हैं? हाँ, कंपनी को जब इमरजेंसी पैसा चाहिए होता है तो वो वारंट इशू कर देती है। तो उसमें क्या होता है कि पैसा लिया, कंपनी ने लिख के दे दिया सर्टिफिकेट, एक वारंट वो इशू कर दिया, उसको बोलते हैं शेयर वारंट। तो शेयर वारंट में पैसा आ जाता है कंपनी के पास, लेकिन बाद में ये शेयर वारंट्स शेयर्स में ही कन्वर्ट हो जाते, कर दिए जाते हैं। बाद में टाइम होता है ना हमारे पास, जैसे आपका एमएसटी है तो आपका इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी आप कुछ भी कर लोगे, अभी रिकॉर्डिंग से पढ़ लोगे, लेकिन बाद में तो प्रॉपर करोगे ना ट्यूशन पे। तो एक इमरजेंसी है और एक लेटर ऑन है, तो लेटर ऑन ये शेयर्स ही बन जाते हैं। तो ये भी आपको ज़्यादातर दिया नहीं होता क्वेश्चंस में। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या बन गया? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड का मीनिंग क्या है? जो पैसा शेयर होल्डर्स का हमारे पास पड़ा है, वो दो फॉर्म में पड़ा है। एक जो उन्होंने दिया है एज ए शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स दोनों होते हैं उसके अंदर। एक जो उसके ऊपर हमने उनको वापस करना है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस। और जो रिजर्व सरप्लस कंपनी के पास पड़े हैं, ये माना जाता है कि वो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को देने हैं कभी ना कभी, ये पैसा शेयर होल्डर्स के काम आएगा, है ना। आपने देखा ना, उसमें से हम बोनस शेयर दे देते हैं या डिविडेंड दे देते हैं उनके उसमें से। देखा जाए तो ये दोनों ही फंड्स शेयर होल्डर्स के हैं, एक उनकी कैपिटल का पैसा जो उन्होंने दिया है, एक उसकी रिटर्न रिजर्व्स एंड सरप्लस जो कंपनी ने अर्न किया है, कमाया है उनके लिए। तो शेयर कैपिटल
रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरा ये शेयर वारंट, ये तो इमरजेंसी की बात है, कभी पैसा उनसे लिया तो उनको लिख के दे दिया एक वारंट कि हमने आपसे पैसा लिया है, लेटर हम इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, गुड भव्या। अब नेक्स्ट टर्न है नवप्रीत, आपकी है, आगे बढ़ो बेटा। अब नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद? Share money pending allotment. कौन सी मनी? सर ये इसमें तो रखा था। बेटा बुक में एप्लीकेशन मनी लिखा होगा पक्का। Share application money हाँ pending चेक allotment. कर लो, मेरे पास तो बुक भी नहीं है सामने। अभी आप देखो बुक में चेंज तो नहीं हो गया? ठीक है, देखो देखो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ऑलवेज ये लिखा होगा बुक में, पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब आप समझते हो सब लोग कि आपने पहले वाली एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आपने ये पास कर दी। उसके बाद अभी आगे वाली एंट्रीज बनी नहीं, क्योंकि 31 मार्च आ जाती है। सपोज एक कंपनी मार्च में ऑफर लॉन्च करती है कि आप कंपनी से शेयर्स परचेज कर सकते हो, और पब्लिक ने कंपनी को एप्लीकेशन मनी दे दी, और कंपनी ने अभी डिसाइड नहीं किया किसको शेयर्स देने किसको नहीं देने, होता है ना वो अलॉटमेंट वाला पार्ट, सेकंड एंट्री। वो सेकंड एंट्री भी बनी नहीं, जिसमें हम या तो रिजेक्ट कर देते हैं किसी को प्रो डाटा के बेस पे देते हैं, तो वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये भी आप मान के चलो आपको क्वेश्चन पे मिलेगा नहीं। तो क्वेश्चन में क्या मिलेगा फिर? सिंपल, शेयर कैपिटल जिसमें दो पार्ट्स हैं, प्रेफरेंस को पहले लिखते हैं हम, इक्विटी को बाद में। ये दो में से फिर अगेन किसका होता है? इक्विटी का। नॉर्मल शेयर दिया तो क्या होता है? इक्विटी शेयर। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में सी आर, सी आर आर, एस पी आर, डी आर आर, ये तीन चार होते हैं, या सरप्लस। फिर ये कुछ भी नहीं होता। हाँ जी आगे नवप्रीत, नेक्स्ट क्या होता है थर्ड नंबर पे? Non-current liabilities. नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें क्या होता है? इसके चार सब हेडिंग्स होते हैं, बताइए। ए बी सी। Long-term provisions. पहले कहाँ पहुंच गए वहां? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होता है बेटा पहला, चेक करो, नहीं होता? बुक में चेक करो जहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है, बाद में चेक करना, नहीं तो अभी देख लोगे आप सब। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसके बाद नंबर 2 पे क्या होता है? Deferred tax liabilities. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके सिलेबस में आज भी नहीं है, +2 में भी नहीं थी, तो ये आप छोड़ दो। ठीक है, ये होते हैं इनकम टैक्स के साथ जो भी हमारे केसेस चलते हैं या कोई लायबिलिटीज पेंडिंग चलती है, प्रीवियस लायबिलिटीज पेंडिंग चलती है, वो पार्ट है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल पार्ट है, सीएस वगैरह इसके ऊपर वर्क करते हैं, अभी आपके लिए एज ए स्टूडेंट कभी भी नहीं है। थर्ड पॉइंट, Long-term liabilities. लॉन्ग टर्म, Liabilities. इसमें क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आता है? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पेबल मोर देन 12 मंथ्स, तो ऐसा कोई होते ही नहीं। जो क्रेडिटर्स मोर देन 12 मंथ्स पेबल होते हैं, अब नॉर्मली हम क्रेडिटर का मीनिंग लेते हैं विद इन द 3 मंथ्स, जिनको पैसा हमने 3-4 महीने में देना होता है, हमने गुड्स खरीदी, पैसे 2-3 महीने में दे दिए, वो है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, सॉरी शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। लेकिन ये है वो क्रेडिटर्स या वो बिल्स पेबल जिनको पैसा हमने 12 मंथ्स के बाद देना है, या कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो स्पेसिफाइड नहीं है पर वो पेबल आफ्टर 12 मंथ्स है, या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद। आपको +2 में आता था टॉपिक ऑपरेटिंग साइकिल का, तो बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल कुछ भी हो सकता है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स का है तो 15 मंथ्स के बाद, किसी भी बिजनेस में ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स का होता है। जैसे आप प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा स्लोट है वो आपका 15 महीने का होता है कोई चीज़ बनाने में, तो पूरी प्रोसेस 15 मंथ चलती है। जैसे मेरा सिलेबस हो सकता है 15 मंथ्स का हो, कोई जरूरी थोड़ी कि हर सिलेबस 12 मंथ्स में ओवर हो जाएगा, तो वो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। नॉर्मली ऑपरेटिंग साइकिल कितने मंथ्स का माना जाता है? 12 मंथ्स का। तो जब हम बैलेंस शीट याद करते हैं ना कहीं भी, +2 में भी या बीकॉम में, तो ऑपरेटिंग साइकिल हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, कि ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने से ज्यादा की जो लायबिलिटी होगी
वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो आप देखो आपको ये दी नहीं होती, ये पॉइंट भी आपको आता नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आते हैं। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या एग्जांपल्स आती हैं, वो एग्जांपल्स हैं, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। कौन कौन से बताओ? डिवेंचर्स, दूसरा दूसरा Loans and advances. लोन, And advances from late लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम किससे, किससे बोलो बेटा? related parties. हाँ, वो कोई भी हो सकती है फिर, जैसे पब्लिक डिपॉजिट जो हम अपने एम्प्लॉयज से डिपॉजिट्स ले लेते हैं, जब तक वो हमारे पास जॉब करेंगे उनके डिपॉजिट्स रहेंगे, जैसे आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है कॉलेज में, वैसे वाला। ये विदाउट इंटरेस्ट होते हैं पब्लिक डिपॉजिट, समटाइम्स विद इंटरेस्ट भी होते हैं। बैंक लोन और डिवेंचर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स कुछ भी हो सकता है, ये आपके हैं, या फिर लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने किसी से भी लिए हैं, जो आफ्टर 12 मंथ्स पेबल हैं, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो यहाँ बोरिंग्स होगी, इट मीन जो पैसा आप एज ए बोरिंग्स पकड़ोगे किसी से, बोरो करोगे, वो ये है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब जो पैसा आपने एज ए बोरो नहीं किया, बट वो आपकी ट्रेड लायबिलिटीज हैं बेसिकली, आपने बिजनेस की कमिटमेंट्स हैं। जैसे आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है और आपने बोल दिया मैं रेंट आपको 12 महीने के बाद दूंगा, अगर लैंडलॉर्ड ने बोल दिया ओके, तो आप बोलते हो कि इस साल का रेंट हम आपको नेक्स्ट डे देंगे, मतलब अप्रैल का रेंट अगले 12 महीने के बाद नेक्स्ट टाइम जब मई आएगी तब देंगे, कुछ अगर ऐसा हो, तो ये होते ही नहीं तभी। तो ज़्यादातर कंपनी के पास डिवेंचर्स बैंक लोन ही होते हैं। उसके बाद डी पॉइंट, हाँ जी, अब यहाँ आएगी कौन सी प्रोविजंस? Long term. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये मोस्टली पैसा बेटा एम्प्लॉयज का होता है, एम्प्लॉयज से रिलेटेड। हम जैसे ईपीएफ बनाते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉयज से रिलेटेड कोई भी तरह के आप प्रोविजंस बनाइए अगर आपने, या कोई भी ऐसी प्रोविजन जो आपने लॉन्ग टर्म में पे करनी है, इसमें वो भी आता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हम एक क्रिएट करते हैं ना कभी कभी कभी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक अकाउंट होता है जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं, याद है सबको ना? जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं तो इशू के टाइम ही हम उनको कमिटमेंट कर देते हैं कि आपके 100 रुपए के बदले में हम आपको 110 रुपये पे करेंगे, 110 वापस करेंगे, तो 10 रुपीज आपके एक्स्ट्रा हो गए, इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये एक पार्ट हो गया। तो ऐसा कुछ रहता है इसमें जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन रहती हैं। उसके बाद सिमरन आप बताओगे बेटा, 4th नंबर पे। So हाँ जी, adding a current liability. हेडिंग है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंडर कितने सब हेडिंग्स होते हैं? So four. ए कौन सा? Short term borrowings. अब ये देखो इसका रिवर्स चलता रहता है, यहाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं तो यहाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आएंगी। बस हमें इतनी सी बैलेंस शीट याद करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करनी। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, नेक्स्ट। Trade payables. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में वही सेम आ गया, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है, जो पैसा आपने विद इन द ईयर, विद इन 12 मंथ्स एज ए बोरिंग्स बोरो किया है और वापस करना है। यहाँ भी लोन कोई भी तरह का हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, लोन फ्रॉम बैंक, या कोई ऐसे डिवेंचर इशू कर रहे हो जिनको आपने विद इन द 3 मंथ्स, विद इन द 6 मंथ्स रिडीम करना है। तो कोई भी ऐसी बोरिंग्स, ऐसा लोन जो आपने 1 साल के अंदर अंदर वापस करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो होता ही 1 साल के लिए है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का पार्ट ही बनता है। नंबर 2, ट्रेड पेबल्स, जो एक्चुअल ट्रेड पेबल्स होते हैं वो यहीं आते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स, वो यहीं आएंगे। थर्ड, सी, Other current liabilities. इसमें क्या होता है बताओ? इसमें क्या होता है? इसमें बहुत कुछ होता है, तो इसकी बात अभी करते हैं रुक के। 4th नंबर पे क्या होता है? So short term provisions. तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। तो नॉन करंट लायबिलिटीज के भी 4 पॉइंट्स,
देखो लास्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इधर है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इधर भी अदर है, वैसे आपने अदर बोला नहीं था, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यहाँ क्या है अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। यहाँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, लेकिन यहाँ उसकी जगह पे जो एक्चुअल पॉइंट होते हैं ट्रेड पेबल्स, क्योंकि हमारी करंट लायबिलिटीज का पॉइंट ही ये है ना ट्रेड पेबल्स। अब देखा जाए तो इसमें सारी इंपॉर्टेंट है, जैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अगर बैंक को ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन दिया होता है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल होते ही हैं, अदर करंट लायबिलिटी भी बताऊंगा कौन सी हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में कौन कौन से होते हैं, याद है कुछ? प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि इतनी बैलेंस शीट तो ना आपको चलते फिरते याद होनी चाहिए, स्पेसिफिक वर्क नहीं कि याद करके सुनानी है, ये तो आपको याद होनी चाहिए हमेशा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, या एनी टाइप ऑफ प्रोविजन विच इज पेबल विद इन द वन ईयर, कोई प्रोविजन आते हैं हम अगर, मोस्टली कंपनीज में ये दो चलती हैं, जैसे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे वहां प्रोविजन फॉर टैक्स बनेगा या प्रपोज डिविडेंड बनेगा। कोई भी ऐसी प्रोविजन जो हम अपने प्रॉफिट में से बना रहे हैं और वो पेबल है टू सम आउटसाइडर्स, डिविडेंड पेबल है टू द शेयर होल्डर्स और टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट, या कोई भी अदर प्रोविजन नेचर टू बी स्पेसिफाइड। अब अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है बताइए, लगाओ दिमाग। जैसे बोलते रहूंगा आपको याद आता रहेगा, जैसे बेटा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, याद है प्लस टू में किया था। इसके इसके अंदर जो अगर मैं अभी प्लस टू की बुक ओपन कर लूँ 10-12 पॉइंट्स मिलेंगे हमें, और वहीं से ज़्यादा सोर्स मिलता है हमें बढ़िया, आपकी बुक्स में दिया भी नहीं सोर्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो हमने ऊपर की थी ये वाली, जिस साल ये ड्यू हो जाएगी, पे करने वाली हो जाएगी, कि सपोज मुझे करंट ईयर में जुलाई में पैसा वापस करना है इनका, तो जो बैलेंस शीट अभी बनेगी इस ईयर के एंड पे, आने वाली जुलाई जो होगी वो विद इन 1 ईयर हो गया। तो अब ये तो कहेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग बन गई, वो तो थी तो लॉन्ग टर्म ना, क्योंकि जब हमने पैसा लिया था तब वो लॉन्ग टर्म था, तब उसकी नेचर लॉन्ग टर्म थी। अब वो शॉर्ट टर्म नहीं बन सकती नेचर, सिर्फ वो इस साल पेबल है, कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आफ्टर 5 ईयर्स मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, तो वो 5th ईयर इस जुलाई में खत्म हो रहे हैं। तो आज जो 31 मार्च है उस पे खड़े होके अगर मुझे दिख रहा है कि आने वाले 1 साल में जुलाई अगस्त सितंबर कभी भी मुझे वो पैसा वापस करना है, डिवेंचर्स का रिडेम्पशन डेट आने वाला है, तो वो करंट मेच्योरिटीज यहाँ आएंगी नंबर 1 पे। तो वो करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जैसे डिवेंचर इस साल रिडीम होने हैं, बॉन्ड्स इस साल हमने रीपे करने हैं, बैंक लोन का पैसा जितना भी इस साल रीपेबल है, अगर इंस्टॉलमेंट्स में पेबल है, तो जितना पैसा आपने इस साल वापस करना है वो किसका पार्ट बन गया, इसका पार्ट बन गया, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। सेकंड कौन सा, यस, अनअर्न्ड डिविडेंड नहीं, अनअर्न्ड नहीं बेटा, अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड जो आप डिक्लेयर कर चुके बट शेयर होल्डर अभी चेक लेने नहीं आए, उनके चेक्स आपके पास पड़े हैं, या आपने उनके बैंक ट्रांसफर करने चाहिए लेकिन कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, जैसे आप मुझे पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, कई बार आपका मैसेज आता है कि सर आपका गूगल पे चल नहीं रहा, या आपके बैंक की ट्रांसफर नहीं हो पा रही बैंक में, तो कोई और टेक्निकल एरर होती है। अनअर्न्ड इनकम का मीनिंग है, अच्छा वो वाला जो कह रहे हो पॉइंट, हाँ वो भी ले लेते हैं। अनअर्न्ड इनकम भी हमारा करंट लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा अभी हमने कमाया नहीं है लेकिन मिल गया। अनअर्न्ड इनकम का मीनिंग एडवांस इनकम, ये कह रहे हो ना, जो पैसा हमें एडवांस मिला, हाँ जी ये पॉइंट भी ले सकते हैं हम, मुझे लगा डिविडेंड के ऊपर, तो अनक्लेम डिविडेंड की बात भी कर रहे थे। तो इसलिए जो भी कंपनी के ऊपर ऐसी लायबिलिटीज हैं जो कंपनी ने विद इन द 1 ईयर पे करनी है, तो वो डिविडेंड जिसके चेक्स अभी क्लियर नहीं हुए, शेयर होल्डर के अकाउंट में पैसा नहीं गया, लेकिन पता है ना हमें कि वो आ जाएगा विद इन 2-3 मंथ्स देने के लिए, तो अनक्लेम डिविडेंड है। अनअर्न्ड या एडवांस इनकम, जैसे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको अभी भी इन क्वेश्चन मिलेगा कि आपको 1/3 कमीशन एडवांस में मिल गया जो इस साल का नहीं है। मान लो आपकी फीस हो 7,000 बट आपने गलती से पे कर दिया 10,000, तो 3,000 रुपीज जो मुझे एडवांस मिला आपसे 3,000,
ये मेरे ऊपर क्या बन जाएगा, करंट लायबिलिटी, क्योंकि मुझे विद इन द 1 ईयर आपको ये पैसा एक तरह से सर्विस के तौर पे वापस करना है। तो 31 मार्च को 7,000 तो आपके खत्म हो गए, वो तो मैंने आपको सेम 2 में करवा दिया सिलेबस। 3,000 जो रह गए वो सेम 3 में जाके कवर हो जाएंगे आपके, तो वो मेरे ऊपर क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। इसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, ये एडवांस इनकम। फोर्थ या फिफ्थ पे आ गए ना तुम, फिफ्थ क्या हो सकता है, याद है कुछ, लगाओ दिमाग बेटा, दिमाग में सब होते हैं हमारे। हाँ वो पॉइंट्स अब आ गए, पहले एक और दूसरा ले लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। आपको याद है ना अभी भी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन 10, उसमें रेंट आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो वो यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। 6 पॉइंट, मतलब इतना कुछ तो मैं आपके सामने बुक क्यों नहीं ओपन कर रहा, कि मुझे इतना आपको ये फील देना है कि आपको हमेशा इतनी बैलेंस शीट तो याद रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा हम डिटेल में जाके याद कर सकते हैं थ्योरी में, बट इतना तो आपको याद होना ही चाहिए हमेशा। 6 पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट accrued but not due। सेवंथ, इंटरेस्ट accrued एंड ड्यू। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, +2 में बताया था आपको, अब हर साल बताना पड़ेगा, फायदा क्या नॉलेज का, याद करो क्या बताया था, इंटरेस्ट accrued एंड ड्यू। किसी को नहीं याद, इंटरेस्ट accrued बट नॉट ड्यू का मीनिंग ये है बेटा, सपोज आपने किसी से लोन लिया, यहाँ एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपने किसी से 1 नवंबर को लोन लिया 1 लाख रुपए का, 1 नवंबर 21 को, और आपकी बैलेंस शीट बन रही है 31 मार्च 22 को। अब आप इस 1 लाख रुपए के लोन पे से 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो गिवन होता है, 9% लोन टू कौन 1 नवंबर, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल दोगे। अब ये इंटरेस्ट पेबल कब है, अभी पेबल नहीं है, आफ्टर 1 ईयर पेबल है। इंटरेस्ट हम 1 साल के बाद पे करेंगे। अच्छा, हम पहले किसी का 1 साल तक पैसा यूज करेंगे, फिर 1 साल के बाद एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जब हम एक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे, और उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी आ जाएगा, P+I। तो वहां ये 5 मंथ का इंटरेस्ट वट एवर कम्स, ये जितना भी आ रहा है, तब हम पे करेंगे। तो आई थिंक 1 नवंबर के बाद, जब 1 साल के बाद जाएंगे तो 1 नवंबर ही आएगी, 1 नवंबर 2022 ही आएगी, या 31 अक्टूबर बोल सकते हो आप इसको। तो एग्जैक्टली 1 नवंबर को जाके वो इंटरेस्ट ड्यू होगा। अभी सर वो क्या है, अक्रूड। तो अक्रूड एंड ड्यू यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, कि अक्रूड का मतलब वो आपका एक्सपेंस बन गया, क्योंकि आपने 5 महीने किसी का पैसा यूज कर लिया, लेकिन अभी पेबल नहीं है, डेट ऑफ व्यू आई नहीं, डेट ऑफ पेमेंट जब आएगी तब जाके वो क्या बनेगा, आउटस्टैंडिंग, तब जाके वो देना ही होगा हमने। अभी सामने वाला बंदा आपके पास आके मांगेगा नहीं। मान लो मैंने आपसे लोन लिया है, तो हमारी बात क्या हुई है कि मैं आपको 1 साल के बाद इंटरेस्ट दूंगा, तो 5 मंथ्स तो हो गए आपसे लोन लिए हुए, तो वो 5 मंथ्स मेरे क्या रहेंगे, एक्रूड रहेंगे पर नॉट ड्यू। आप पैसा मांगने नहीं आ सकते। मान लो आपने मुझे बोला कि सर हम आपको फीस सेम 3 में देंगे, सेम 2 की फीस कब देंगे, सेम 3 में। अब मैंने बोल दिया ओके, जब मैं ओके बोल दूंगा तो मैं कमिटेड हो गया कि मैं सेम 2 में आपको टीच तो करूंगा लेकिन फीस नहीं मांगूंगा। अब आपकी फीस तो ड्यू होगी, पर मैं मांग नहीं सकता, ड्यू नहीं हुई अभी। पर अगर आपने ऐसा नहीं बोला, देन आई विल आस्क द फीस, तो आप फीस पे कर दोगे। ठीक, जब मैं बोलता हूँ बेटा पे योर फीस, तो उस दिन वो एक्रूड भी और ड्यू भी है। ठीक है, आप सर्विस भी ले रहे हो और आपकी फीस भी ड्यू है। लेकिन जब आपने बोला कि नहीं आई विल पे इन सेमेस्टर 3, तो फिर वो 2 के एंड पे सिर्फ क्या रहेगी, एक्रूड। मैं चाह के भी आपसे मांग नहीं सकता, वो पेबल सेम 3 में आएगी। जब आप सेम 3 में हो जाओगे, कभी तो होगे सेम 3 में,
उस दिन जाके क्या हो जाएगी, ड्यू, क्योंकि आप सर्विस ले भी चुके हैं, आपको फीस देनी तो है ही है, लेकिन वो ड्यू उस दिन होगी। तो ये जो 5 महीने का इंटरेस्ट है बेटा, ये अक्रूड है, ड्यू नहीं है। लेकिन बाय चांस मैंने लोन 1 नवंबर को ना लिया होता, सपोज ये लोन मैंने लिया है 1 अप्रैल को इट सेल्फ, अब आप पूरे साल का इंटरेस्ट निकालोगे, अब आपका ये 5 मंथ्स क्या हो जाएंगे, 12 मंथ्स हो जाएंगे। अब आपका ये बाय चांस इंटरेस्ट ड्यू भी है, एक्रूड भी है, क्यों, क्योंकि 1 साल खत्म हो गया। पर हो सकता है लोन का जो इंस्टॉलमेंट वाला टाइम है वो 1 मंथ ना हो, हाफ ईयरली हो, तो 6 मंथ्स के बाद वो ड्यू हो जाएगा। तो ये लोन की नेचर होती है कि आपने ये रीपे कब करना है। जिस साल हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उस टाइम पे वो इंटरेस्ट ड्यू होता है, क्योंकि हमें हमेशा इंस्टॉलमेंट के अंदर ही देना होता है इंटरेस्ट। तो अगर मेरा लोन पेमेंट आपको जैसे +2 में करते थे लोन अकाउंट कि 6 मंथ्स के बाद पेबल है कोई भी चीज़, तो अब मान लो मैंने लोन लिया किसी से 1 अक्टूबर को, तो बाय चांस जिस दिन मेरी बैलेंस शीट बन रही है उस दिन वो 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए। इट मीन आज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रूड भी है, ए फॉर एक्रूड, और वो ड्यू भी है, क्योंकि मैंने कहा था 6 मंथ्स के बाद मैं पे कर दूंगा। तो लोन पेमेंट डेट किस दिन आएगी, जिस दिन हम लोन का इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसके साथ ही क्या देंगे, इंटरेस्ट। या हो सकता है कि सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है हमने, लोन वापस नहीं करना, पर एक डेट फिक्स होती है हमेशा। अगर मैं आज आपसे लोन लेता हूँ, एक मिनट, वो लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, चार्जर ऑन नहीं था। तो अगर मैं मान लो आपसे आज लोन लेता हूँ तो आपको बताऊंगा ना कि इसका इंटरेस्ट कब पे करूंगा। तो बस ये देख लो कि 31 मार्च अगर पेमेंट डेट भी है तो उस दिन इंटरेस्ट ड्यू भी है। अगर इंटरेस्ट पेमेंट डेट आगे आएगी अभी, तो आज जितने मंथ भी हो गए, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, वो सिर्फ 5 मंथ्स का क्या है, एक्रूड है, ड्यू नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें, लेकिन इतने पॉइंट्स मिनिमम आपके दिमाग में होने चाहिए हमेशा। नेक्स्ट, हाँ जी, हर्षिता आपकी टर्न है बेटा। नेक्स्ट क्या होगा, Assets. एसेट्स, ठीक है जी। एसेट्स की बात करते हैं। अब जो नंबर 2 है, ये वाला नंबर 2, रोमन नंबर 2, वो पहले एसेट्स को दिया जाएगा। रोमन नंबर 1 किसके पास था, Non-current रोमन नंबर 1 बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटीज के लिए। equity. यहाँ नंबर 1 है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और यहाँ नंबर 2 है एसेट्स। ये जो आज बैलेंस शीट का लेक्चर हो रहा है ये आपके सभी चैप्टर्स के लिए हो रहा है, क्योंकि आपने जितने कर लिए बोनस या राइट शेयर्स, बाय बैक, रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर, या शेयर कैपिटल, या आगे करने वाले हो, डिवेंचर चैप्टर है आगे, इनमें बैलेंस शीट बनती है कंपनी की। बहुत रेयर चांस है कि वो आपको बोलते हैं, सिर्फ फाइनल काउंट्स में ही बैलेंस शीट बनती है आपके लिए मेनली। तो एसेट्स इज द सेकंड मेन हेडिंग, अंडरलाइन किसी को नहीं करना बनाते हुए बैलेंस शीट। नंबर 2 मेन वाला 2 एसेट्स। हाँ जी हर्षिता, स्टार्ट हो जाओ बेटा यहाँ से। Not first non-current assets. नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर Fixed assets. ए फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट के अंदर Tangible assets. नंबर 1 वाला ऐसे रहेगा, रो नंबर 2, फिर नंबर 1, नेचुरल नंबर 1, फिर ABC, देन फिर ये 1 2 3, ये वाला 1 2 3 आएगा। वो फिर F के नीचे ये 1 लिखा जाएगा, ऐसे रहते हैं सब हेडिंग। हाँ जी, फिक्स एसेट्स में पहले वाली कौन सी, Tangible assets. टेंजिबल एसेट्स, और दूसरी वाली Intangible assets. इंटेंजिबल एसेट्स। थर्ड, Capital work in progress. ये आप खुद से बोल रहे हो ना, देख के तो बोल रहे, Okay. नहीं किस बात में नो, खुद से बोल रहे हो या बुक से, Yes. ओके, बुक से नहीं देख रहे ना।
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ओके जी। फोर्थ, Intangible assets. अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, Under. इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, ठीक है जी। अब इन चारों के मीनिंग क्या है, ये सर्च था। टेंजिबल में क्या आता है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स में क्या कहते हैं, Land. Building. लैंड, बिल्डिंग, Furniture. नहीं, फर्नीचर से पहले है प्लांट एंड मशीनरी। चेक करो बुक में, आपको सीक्वेंस दिया कहीं पे, इसका भी ये सेकंड सीक्वेंस है बेटा, जो हम आपको बोलते हैं याद करने के लिए। पहला सीक्वेंस रिजर्व्स एंड सरप्लस का, मैंने और किसी को नहीं बोला कि याद करो सीक्वेंस वाइज, सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस सीक्वेंस, CR SPR DRR या RR, वो सब आपको याद करनी है। दूसरा, आपको टेंजिबल फिक्स एसेट्स को याद करना है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। लेकिन बुक से देखो, क्योंकि मैंने भी बहुत देर हो गई याद नहीं की बैलेंस शीट। चेक करो बुक से, सीक्वेंस दिया होगा बेटा बुक में, दिए सीक्वेंस, ठीक है, यही है। तो पहला लैंड, फिर बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर, फिर ऑफिस व्हीकल्स। ऑफिस व्हीकल्स क्या होते हैं, ऑफिस व्हीकल्स क्या होते हैं, वही जैसे हम अपने स्टाफ को, है ना, जैसे डोमिनोज वाले अपने उनको बाइक्स दे देते हैं, है ना, हम अपने स्टाफ के लिए जो भी देते हैं, टैक्सी, टेम्पो, है ना, ट्रक, बाइक, तो ऑफिस व्हीकल्स हैं जिसके थ्रू हमारा स्टाफ आता रहता है। पिक एंड ड्रॉप, जैसे पीजीआई की बसेस आपको मिलेंगी मॉर्निंग में, वो पीजीआई के नर्सिंग स्टाफ को उठा वहाँ से पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं, तो वो हो गया ऑफिस व्हीकल्स। फिर आते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स। ऑफिस इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स क्या होते हैं आपको पता है, कंप्यूटर, टाइपराइटर, है ना। फिर लाइफ स्टॉक आता है, बाकी मे भी कोई और आता हो, या अदर्स टू बी स्पेसिफाइड। इस सीक्वेंस में कुछ है चेंज बुक में, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली ये दिमाग में रहता है हमारे सीक्वेंस। सिमरन, सॉरी हर्षिता, ये आपने याद किया था ये सीक्वेंस, ये याद करो बेटा, 12th क्लास में हम आपको बोलते हैं। अब देखो ये याद कैसे होगा, वैसे तो ये 5-6 पॉइंट्स तो वैसे ही याद हो जाते हैं। जब हम आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस चैप्टर में लेके जाएंगे तो वहाँ पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, 15 से 20 पॉइंट्स होंगे जो हमें सीक्वेंस में याद करने होंगे, है ना। तो लेकिन इसको हम पिक्चर मेमोरी के थ्रू याद कर लेते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, पहले लैंड होगी, और ये लैंड है हमारी, उस लैंड पे हम क्या बनाएंगे, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग होगी हमारी फैक्ट्री की। उस फैक्ट्री की बिल्डिंग के अंदर जाएंगे तो फैक्ट्री की बिल्डिंग में मशीन्स होती हैं, तो सपोज ये हमारी मशीन्स लगी हुई हैं जहाँ पे वर्कर्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं बोलता जाऊँगा आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए, वो एक पिक्चर बननी चाहिए। पिक्चर मेमोरी सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। आपको लाइफ की आज तक जितनी बातें भी याद हैं वो पिक्चर फॉर्म में याद है। आप याद करो, सोचो, आपका बेस्ट फ्रेंड जो है, पहले उसका फेस आएगा दिमाग में, फिर उसका नेम याद आएगा। कभी भी नेम पहले याद नहीं आएगा, अभी भी देख सकते हो इसको टेस्ट करके। फिर बाकी और कोई भी है, आपके कजन है, आपके मामा जी हैं, बुआ जी हैं, जो भी जिनको भी आप लाइक करते हो या डिसलाइक भी करते हो, कोई भी आपके टीचर्स आ गए, तो पहले फेस आएगा सामने, फिर उसके बाद नेम आएगा। जिसका फेस याद नहीं आ रहा, नेम याद आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। आप किसी को बोल के देखो, जैसे बोलूंगा मामा जी, तो मामा जी का फेस आ गया ना, फिर नाम याद आएगा कि नाम क्या था, नाम तो पता नहीं क्योंकि शुरू से बताया गया कि मामा जी बोल रहे हैं नाम तो पूछे नहीं हमने कभी क्या है उनका। तो नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट, फेस इज इम्पोर्टेंट, ये तो याद रहता है। इसलिए अगर मैं भी आपको 10 साल बाद कभी मिलूंगा मार्केट में, तो शायद आप मेरा नेम भूल भी जाओ लेकिन फेस तो नहीं भूलोगे। फिर हम बोलते हैं ना कि शायद आपको कहीं देखा हुआ है, आपका नाम याद नहीं आ रहा ना, हम ये बोलते हैं किसी को भी। पर हम ये बोलते हैं कि नेम तो मेरा पक्का याद है, पर शक्ल याद नहीं आ रही, फेस याद नहीं आ रहा, ये तो कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए फेस या पिक्चर्स हम भूलते नहीं कभी भी। तो पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट किया करो हर चीज़ को जितना हो सकता है। लैंड, बिल्डिंग, उस बिल्डिंग अंदर क्या लगा है, प्लांट एंड मशीनरी। अब शायद, अब प्लांट एंड मशीनरी पे क्या कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स करते हैं काम। अब वहां पर आप लगा दो सोफा सेट,
सोफा लगा दो वहाँ पे बैठने के लिए, चेयर्स लगा दो। आप कभी देखोगे वर्कर्स के बैठने के लिए सोफा चेयर कुछ भी रखा होता है साइड पे, क्योंकि मशीन पे काम करते करते उनको रेस्ट करना है ना। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे रेस्ट करना है तो मेरी एक चेयर जरूर साथ में होगी, ताकि मुझे बैठने अगर रेस्ट करने हैं तो मशीन्स ये हैं जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, इस मशीन से फ्री होकर मुझे रेस्ट करना है तो मेरी एक चेयर होगी, वो चेयर हमेशा क्लास में पड़ी होगी मेरे मशीन के पास ही, क्योंकि मैं रेस्ट करने घर तो जाऊंगा नहीं बीच में, तो मुझे यहीं रेस्ट करने। तो हमेशा मशीन के पास क्या पड़ी है, चेयर। चेयर या सोफा सेट जो आपके दिमाग में आता है, इस सोफे के पीछे बाइक खड़ी कर दो, बाइक के पीछे बनी नहीं प्रॉपर, एक बाइक खड़ी कर दो, ठीक है। तो फर्नीचर के पीछे इमेजिन करो, क्योंकि इमेजिनेशन में तो बनी जाएगी पिक्चर, क्योंकि हमने बाइक्स को देखा ही हुआ है, एक्टिवा बाइक कार। तो उस फर्नीचर के पीछे एक एक्टिवा या बाइक खड़ी कर दो, क्योंकि वो वर्कर फर्नीचर से उठ के कहाँ जाएगा, बाइक पे बैठेगा जाके, बाइक से ही तो घर जाएगा ना। तो फर्नीचर पे रेस्ट हो गया, उसके बाद वो निकला वहां से, बाइक खड़ी है फर्नीचर के पीछे, फर्नीचर के बिल्कुल पीछे रखनी है बाइक को, क्योंकि फर्नीचर के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाइक। एक्चुअल पॉइंट्स में वहां बाइक नहीं लिखा होगा, वहां ऑफिस व्हीकल से लिखा होगा, वो अलग बात है, हमें पता है कि अगर बाइक याद आ जाएगा तो वो याद आ जाएगा, क्योंकि थ्योरी फॉर्म में उसको बाइक नहीं बोलते, वो ऑफिस व्हीकल्स बोलते हैं। अब मान लो इस बाइक के ऊपर एक लैपटॉप रख दो, आपकी मेमोरी रख देगी अगर आप बोलोगे तो। इस बाइक के ऊपर क्या रख दो, एक लैपटॉप, क्योंकि बाइक चलाते जाते अगर हमें कोई वर्क करने है, कोई मेल करनी है, कोई वो है ना व्हाट्सएप का रिस्पॉन्स देना है, तो आजकल लोगों ने जैसे मोबाइल लगा रखे होते हैं कार के स्टीयरिंग के पास ही, तो कार भी चला रहे हैं वो साथ में वर्क भी कर रहे हैं। तो आपके इस बाइक के ऊपर क्या पड़ा है, लैपटॉप। तो लैपटॉप क्या है बेटा, ऑफिस इक्विपमेंट्स, है ना। उस लैपटॉप के अंदर एक हॉर्स का पिक्चर बना सकते हो, एक हॉर्स दौड़ रहा है भाग रहा है ना, या उस लैपटॉप को गिरा दिया किसी हॉर्स ने, कुछ भी कर दो, मतलब उस लैपटॉप से हिट कराना है अपने हॉर्स को, तो कर सकते हो। अब लैपटॉप रखो बाइक के ऊपर, पीछे से हॉर्स आया और हिट कर गया या उसको गिरा गया, वट एवर, मंकी डोंकी जो भी है, वो आया और गिरा गया ना, तो ये बड़ा फनी तरीका हो जाता है, और इससे आपको सारे याद भी हो गए, और इतने परफेक्टली याद होते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर भी याद है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी याद है, बीच में कोई पॉइंट पूछूंगा उसके आगे पीछे भी याद है। तो इस तरह से हम, मैंने भी कई सेमिनार्स में बहुत सी कई चीज़ें ऐसी की हैं जो नॉर्मल मेमोरी से हम याद नहीं कर पाते, बट हम इससे कर लेते हैं। अब आप पॉइंट्स पे आते हैं। अब बुक में देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अब जो बुक में लिखे वो बोलना। फर्स्ट क्या है, बोलो ऑफलाइन स्टूडेंट्स, लैंड। दूसरा, बुक से देख के बोलना। थर्ड, थर्ड प्लांट एंड मशीनरी। फोर्थ, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। वो फर्नीचर एंड फिक्चर्स तो बाद में याद आ जाएगा, क्योंकि फर्नीचर हम रख देते हैं, फिक्चर्स को टांग देते हैं, कैबिनेट्स वगैरह होते हैं ना, तो फर्नीचर के ऊपर एक कैबिनेट टांग लो, उसमें क्या है, वहाँ उसका लंच बॉक्स रख दो लेबर का, कि वहाँ से वो निकालता है खाना खाता है सोफे पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, फिर टिफिन वहीं रख देता है वापस। तो फर्नीचर का क्या याद हो गया, फिक्चर्स। फिर फर्नीचर के पीछे क्या है, हाँ उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट्स, उसके बाद लाइफ स्टॉक नहीं है, हाँ वो लाइफ स्टॉक यहाँ आता है फिर अदर्स में, ठीक है ना, अदर्स में तो वो लाइफ स्टॉक हो सकता है, यार पहले दिया था लाइफ स्टॉक में भी निकाल दिया, लाइफ स्टॉक फिर अदर्स, 12th की बुक्स में तो लिखा होता है लाइफ स्टॉक फिर अदर्स, फिर कुछ भी मतलब। अब आपको इसी सीक्वेंस में ही लिखना है, और ये याद करो ये कौन सा सीक्वेंस है, परमानेंस, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइफ लैंड की होती है, उससे कम बिल्डिंग की। लैंड की लाइफ तो है ना 2000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी, है ना। तो जिस चंडीगढ़ पे हम खड़े हैं वो चंडीगढ़ 5000 साल पहले भी था, नाम चंडीगढ़ नहीं था, सिंपल था, महाभारत की लैंड थी। हो सकता है फाइटिंग करते करते वो यहाँ तक पहुंच ही जाते हो कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र दूर थोड़ी है यहाँ से, 2 घंटे में पहुंच जाओगे कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ 2 घंटे का रास्ता हो सकता है। तो लैंड तो वही है जो महाभारत के टाइम पे भी थी, है ना, आज भी है। तो लैंड की लाइफ अनलिमिटेड है, जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं लगता कभी भी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पे बनता है हमारा, वो ये कहता है कि डेप्रिसिएशन कभी भी लैंड पे नहीं लगता, एक्सेप्शनल केस में आती है लैंड, बिल्डिंग पे लगता है। इसलिए हम लैंड एंड बिल्डिंग पे लगाते हैं, तो बिल्डिंग पे लग रहा होता है। तो लैंड से कम लाइफ बिल्डिंग की, बिल्डिंग से कम लाइफ प्लांट एंड मशीनरीज, उससे कम लाइफ फर्नीचर, उससे कम व्हीकल्स, उससे कम इक्विपमेंट्स, उससे कम मदर्स की लाइफ स्टॉक की हो सकती है। तो ये उस ऑर्डर में है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा जो फर्नीचर है उसकी लाइफ मशीनरी से ज़्यादा है, तो फर्नीचर ऊपर आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली कंपनी चेंज कर लेती हैं,
अगर उनको लगता है कि ये फर्नीचर 20 साल का है और प्लांट मशीनरी तो 10 साल की है, तो फिर नीचे कर लो उसको। ये थ्योरेटिकल है जो एज ए स्टूडेंट याद करना है आपने। प्रैक्टिकल लाइफ में ऊपर नीचे हो सकता है, और इसमें 2-4 आइटम्स और भी ऐड हो जाती हैं रियल लाइफ में, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अर्षिता क्लियर? अब इज इट क्लियर? अब देखो इसका फायदा क्या है, अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर बोलो अब भी हो जाएगा। हाँ जी, डिसेंडिंग ऑर्डर जाओ, सीधा हॉर्स से स्टार्ट हो जाओ, लाइफ स्टॉक के अदर्स, फिर ऑफिस इक्विपमेंट, फिर वो किसके ऊपर था, ऑफिस व्हीकल्स के, उसके बाद फर्नीचर, उससे पहले मशीन, उससे पहले बिल्डिंग, उससे पहले लैंड। तो असेंडिंग ऑर्डर में याद करना मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इस टेक्निक में टाइम नहीं लगा मैंने सिर्फ एक बार स्पेशल वे में बोला, आपको याद हो गया। ऐसा ही हम बैंकिंग इंश्योरेंस में करेंगे आगे जाके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वहाँ मुश्किल ज़्यादा होती है, वहाँ यही मुश्किल है बस याद करना। इसलिए स्टूडेंट्स भी छोड़ देते हैं उन चैप्टर्स को, बैंकिंग इंश्योरेंस को, और टीचर्स भी छोड़ देते हैं कि कौन याद करेगा। जब टीचर को याद नहीं तो वो आपको कैसे बोलेगा कि याद करो, उसको खुद ही याद नहीं है, तो वो आपका रोल मॉडल कैसे बनेगा ना। तो इसलिए पहले तो मुझे याद होना चाहिए, तब मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है जी, हो गया। ठीक है, उसके बाद आती है फिर दूसरी, इनटेंजिबल। ठीक है, हर्षिता इसको कंप्लीट कर दो, फिर आगे किसी और की टर्न आएगी। हर्षिता, इनटेंजिबल फिक्स एसेट कौन सी है? गुडविल, और कॉपीराइट, पेटेंट, हम्म ट्रेडमार्क, और रिसिप्ट, और ये बोला लास्ट में। रिसिप्ट, हम्म और कुछ? लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजीज, और कुछ होते हैं? टेक्निकल नो हाउ भी बोलते हैं इसको समटाइम्स, फॉर्मूलाज, ब्रांड्स, कुछ भी ऐसी वो चीज़ जो दिखती नहीं है लेकिन वो आपके लिए काम कर रही है। जैसे ब्रांड नेम होता है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इनमें कुछ ज़्यादा सीक्वेंस नहीं है, बस गुडविल नंबर 1 पे है, बाकी कुछ भी डालते जाओ। तो इसमें ज़्यादा आइटम दी भी नहीं होती, एक दो दी होते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, क्योंकि ये हम अपने नाम से रजिस्टर करते हैं। कोई भी फॉर्मूला किसी से लिया आपने जिसके बेस पे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ये आपकी इनटेंजिबल एसेट्स है, यहाँ सीक्वेंस नहीं है, टेंजिबल में सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बाद जिसलिए ना बताएंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है। हाँ, टेंजिबल एसेट्स, ये यही 2 पॉइंट्स है बेटा यहाँ पे जो आते हैं, आपको याद करो +2 में भी बताया होगा। टेंजिबल फिक्स एसेट्स ही जब अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे मान लो बिल्डिंग में बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, तो हम उसको ऑफिस तो नहीं कह सकते ना, बिल्डिंग कह सकते, वो कंस्ट्रक्शन साइट है। पर जितना मैं पैसा लगा चुका 31 मार्च तक, टिल 31 मार्च, टिल 31 मार्च जितना पैसा मैं उस साइट पे लगा चुका, वो मेरा बन जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो है तो वो टेंजिबल, बट वो अभी बिल्डिंग बनी नहीं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद यस जसमीन। हाँ, अगर वो अंडर डेवलपमेंट है तो इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, की पेटेंट ट्रेडमार्क अभी बने नहीं है, हमने लेकिन फीस भर दी। बेसिकली पॉइंट क्या है कि अगर आप 5,000 भर चुके तो वो 5,000 कहाँ शो होगा। मान लो मैंने एक पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, मैंने 5,000 फीस भर दी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ही अलाउ करेगी, जो गवर्नमेंट की जो भी डिपार्टमेंट है पेटेंट ट्रेडमार्क का, उसको जब मैं 5,000 दे देता हूँ, तो वो 5,000 मेरी एक एसेट बन जाता है, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो बेसिकली यही कहा जाता है कि 2 ही हैं बस, बन चुकी, तैयार है, उसके ऊपर आप काम उसके अंदर बैठ के काम कर रहे हो, तो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। इस टाइम जो ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट्स मेरे पास हैं, जो सॉफ्टवेयर जो मैं आपको भी टीच कर रहा हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन, ये भी सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल है। इस टाइम ऑनलाइन स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहा है, ब्लेंडेड मोड पे चल रहा है, साथ में रिकॉर्ड भी हो रहा है। ये तीनों चीज़ों को हम एक साथ लेके आए हैं, इस पर काफ़ी हमारा पैसा भी खर्च हुआ, टाइम भी खर्च हुआ, लेकिन अब ये पॉसिबल है ये चीज़, है ना, रिकॉर्डिंग के साथ में हो रही है, तो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, तो ये बन चुके हैं। कुछ सॉफ्टवेयर मैंने बनने के लिए दिए हैं कंपनी को कि मुझे ये चाहिए, तो कंपनी मेरे लिए डेवलप कर रही है अभी, बट आई हैव मेड द पेमेंट ना, कुछ पैसा देना पड़ेगा पहले एडवांस में उनको, तो जो एडवांस दे देते हैं। तो टेंजिबल, इंटेंजिबल, थर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फोर्थ इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये आपका हो गया नॉन करंट एसेट्स।
फिर उसके बाद है नित्य, आपकी टर्न आ गई। करंट एसेट्स में क्या क्या सीक्वेंस है? अच्छा वो पढ़ी अभी, सॉरी फिर नहीं। चलिए, नॉन करंट एसेट्स में अभी तो ए हुआ है ना, सॉरी, फिक्स एसेट। चलिए जसलीन, आप ही कब आपका पॉइंट चल रहा था फिर, ये बी पॉइंट। तो अभी हम नॉन करंट एसेट्स कर रहे हैं, उसके अंदर बी पॉइंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये भी दो तरह की होती हैं, याद है कुछ? आपके नोट्स में हम्म? आपके नोट्स में यार मेरे नोट्स में है। आपको भी कितना याद है बताओ फिर? 12th क्लास में नोट्स बनवाए थे आपको, तो उसमें बोला था ट्रेड एंड नॉन ट्रेड। जो नॉन ट्रेड होती हैं वो जैसे आप लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दो, एफडी में कर दो, किसी कंपनी के शेयर्स में कर दो, सॉरी शेयर्स में नहीं, लैंड या बिल्डिंग किसी में भी, जो नॉन ट्रेड है जिसकी ट्रेडिंग नहीं होती। पर अगर आप वही पैसा आप शेयर डिवेंचर्स में लगाते हो किसी कंपनी के, जिसको हम बोलते हैं शेयर डिवेंचर्स का हम काम करते हैं, तो हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं फिर बेचते हैं, तो आपके होते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोले तो ट्रेडिंग, जिसमें ट्रेडिंग हो सकती है, दैट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट्स मतलब शेयर डिवेंचर वाली इन्वेस्टमेंट जिसपे हमें रिटर्न आता है, शेयर्स पे डिविडेंड रिसीव होता है, यू नो, और डिवेंचर पे इंटरेस्ट। तो ये वो पैसा जो हमें मिलेगा, ये हमारी कंपनी के शेयर डिवेंचर्स नहीं है, है ना। देखो हम क्रेडिट से डेबिट में आ गया, पहले हम यही बातें बोल रहे थे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो डिवेंचर हमने इशू किए हैं उस पर इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। अब ये हमने परचेज किए हैं एज इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी के, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां से हमें मिलेगा पैसा, इंटरेस्ट डिविडेंड का। नॉन ट्रेड मीन्स शेयर डिवेंचर को छोड़ के पैसा कहीं भी लगा दो, आप किसी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर इन्वेस्ट कर दो, आप किसी लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दो, वहां से रेंट आएगा। अब लैंड या बिल्डिंग से क्या आएगा? रेंट। बहुत सी कंपनीज हैं जो अपने पैसे को, जैसे मान लो मैंने आपसे फीस अर्न की और मैंने लैंड में लगा दी, उस लैंड को आगे रेंट पे दे दिया, या बिल्डिंग बना के रेंट पे दे दी, तो वहां से इनकम आ रही है। अल्टीमेट हर कोई यही करता है, पैसा किसी भी प्रोफेशन से कमाता है, और वो इन्वेस्टमेंट किस में करता है? लैंड बिल्डिंग में। उसको ये होता है कि ये पैसा आज मैं अगर इन्वेस्ट कर दूँ तो मुझे एक रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाएगी। सबको वो मनी ज़्यादा पसंद है, पैसिव मनी बोलते हैं उसको। कुछ नहीं करना, फुल डे घर बैठ के टाटा स्काई देखने, और एक महीने बाद पहुंच जाना पैसा लेने, दैट इज कॉल्ड रेंट। पूरा महीना मेहनत करना बहुत मुश्किल है, हर किसी से होती भी नहीं, है ना। तो 30 डेज हार्डवर्क करना है, तो वो आपकी प्रोफेशन या जॉब को दिखाता है। लेकिन ये जो इनकम है ये तो बस आपको बस फ्री में मिलेगी, आपको बस पैसा लगा के छोड़ देना है किसी लैंड पे बिल्डिंग पे, वो रेंट आता जाएगा आपको। थर्ड, सॉरी, सी पॉइंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कंपनी अपनी आगे फर्दर ब्रांचेस को, सब्सिडरी कंपनीज को, पार्टनरशिप फर्म्स को, एम्प्लॉयज को जो भी लोन सैंक्शन करती है लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि यहाँ हम नहीं लोन ले रहे। देखो यहाँ पे फर्क है, अगर लोन हम ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं बोरिंग्स, अगर हम लोन दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। तो यहाँ कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो याद ना कि जो पैसा आपने दिया है वो लोन्स एंड एडवांसेस है, जो आपने लिया है बोरिंग्स है। ठीक है। हाँ, नंबर डी, डेफर टैक्स, वो यहाँ भी है, डेफर टैक्स लायबिलिटी, अगर वो आपके लिए एसेट है। अभी ऊपर क्या था? डेफर टैक्स लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट था, वहां अगर पैसा पेबल है टूवर्ड्स गवर्नमेंट, यहाँ है कि गवर्नमेंट से अगर लेना है उसके पे, पे, तो ये भी आपका यहाँ भी सिलेबस नहीं है। अदर नॉन करंट, यहाँ वही आप कह सकते हो, डेटर्स आ गए हमारे, बिल रिसीवेबल हो गए जो मोर देन 12 मंथ्स है, वो होते नहीं मोस्टली, तो ये भी कह लो कि होती ही नहीं, ये भी ज़्यादा दिए नहीं होते। तो इसलिए दो ही तरह की चीज़ें मिलेंगी आपको क्वेश्चन करते हुए, एक ए पॉइंट फिक्स एसेट्स, और दूसरा बी पॉइंट। तो दिमाग में यही दो रह जाती हैं बस, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट। हर क्वेश्चन में ये दो पॉइंट होंगे बेटा। इन्वेस्टमेंट की टाइप्स होती है, इन्वेस्टमेंट इन लैंड, बिल्डिंग, डिवेंचर, शेयर्स, एफडी, गोल्ड, कुछ भी कर दो इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी कम होते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं होती, अदर नॉन करंट एसेट्स भी नहीं होती,
और भी कुछ है इसमें? 5 है बस, तो याद ना, यहाँ 5 आइटम्स हैं, याद होगी सबको। फिक्स एसेट्स नंबर 2, नो करंट इन्वेस्टमेंट्स नंबर 3, नहीं वो तो नंबर 4 पे ना, पहले वो चेक कर लो एक बार, पहले वो, अच्छा ठीक है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये नंबर सी पे है, सी, तो ये नंबर डी पे, हाँ सी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गया, डी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर अदर नॉन करंट एसेट्स। पर ये देखा जाए तीनों ही काम के नहीं, प्रैक्टिकली क्वेश्चन करते हुए यूज नहीं होती, बट प्रैक्टिकली हमें याद होनी चाहिए। ठीक है जी, आज का लास्ट पॉइंट, करंट एसेट्स। हाँ जी नित्या स्टार्ट करो करंट एसेट्स में। तो एक पूरा लेक्चर हम आज डेडिकेट कर देंगे बैलेंस शीट को। एक मिनट, तो थर्ड लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो चल रहा है हमारा, उसमें बहुत सी नई बातें होंगी, जैसे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जर्नलिज्म में पैसा ट्रांसफर कैसे होता है, उसे क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कई पॉइंट्स बता दूंगा। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि हम 10 क्वेश्चंस के बाद जाके वहां तक पहुंचेंगे, जितने पॉइंट बनते हैं, क्योंकि हमारे उस लेक्चर में रिजर्व्स एंड सरप्लस का हेडिंग होते हैं। इसलिए हम ये बोल देते हैं मोस्टली स्टूडेंट को कि 3 से 4 लेक्चर तो मुझे स्टार्ट करने में लग जाएंगे, बट जब वो स्टार्टअप ले लिया आपने, फिर कोई भी क्वेश्चन कर लो, फिर चाहे आप रिकॉर्डिंग से भी 2-4 लेक्चर देख लो, चलेगा काम आपका। कॉलेज में छोड़ के नहीं आना ये क्वेश्चन कोई भी, एमएसटी में जो आ रहे हैं। डाल दी अंडर राइटिंग, वो तो बहुत ईजी चैप्टर है, आपको एक्सेस दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग में देख लो, 3 लेक्चर्स हैं। किसकी? तो ठीक है, रिडम्पशन आपसे होगा भी नहीं रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग में करना है तो आप फाइनल काउंट्स के आगे ही 2-4 लेक्चर देख लो, जहाँ तक हम नहीं पहुँचेंगे। और मैनेजर, मैनेजर रेमुनरेशन है वो, ठीक है। अंडर राइटिंग चैप्टर के 3 से 4 लेक्चर्स ही हैं, मतलब वो एक लेक्चर में ही समझ आ जाता है, फिर भी 2 बेस्ट हैं। तो अगर आप मेरे पहले 2 लेक्चर देख लोगे तो कॉलेज का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको आता होगा, उसके बाद तो बुक के क्वेश्चन रह जाते हैं, जैसे बायबैक चैप्टर था ना वैसा ही है वो, 3 से 4 लेक्चर्स का ये। तो वो आप रिकॉर्डिंग से देख लो, वहां तक तो हम पहुंच नहीं पाएंगे एमएससी तक। करंट इन्वेस्टमेंट नंबर 2, इन्वेंट्रीज। हाँ जी आगे प्रांशु आप बताएंगे इन्वेंट्रीज कितने तरह की? हम्म, लूज टूल्स, आगे लूज टूल्स के बाद स्टोर्स एंड स्पेयर्स, क्या जी? फिनिश गुड्स, उसके बाद फिनिश स्टॉक होगा, चलो गुड्स भी ठीक है, फिनिश स्टॉक, उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, ये 6 हैं बेटा, ठीक है। देखो इसमें जो फैक्ट्री की बात करें अगर हम, सब कुछ फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में होता है, रॉ मटेरियल से क्या बनता है? वर्किंग प्रोग्रेस, ऐसे याद हो जाता है। और वर्किंग प्रोग्रेस से क्या बनती है? उनको बनाने के लिए हमें स्टोरेज एंड स्पेयर चाहिए। स्टोरेज एंड स्पेयर होते हैं कि हमारे स्टोर में जो मशीन्स के स्पेयर पार्ट्स रखे होते हैं, ऑयल लुब्रिकेंट, कुछ भी ऐसा जो हमें वाइल मैन्युफैक्चरिंग जरूरत पड़ती है, जैसे घर का किचन का स्टोर होता है वैसा ही फैक्ट्रीज का स्टोर होता है। ये टर्म्स तभी यूज होंगी जब आपकी फैक्ट्री है, और मशीन को ठीक करने के लिए लूज टूल्स होते हैं। तो ये पांचों टर्म्स किसके साथ है? फैक्ट्री के साथ। अब आपकी क्वेश्चन में फैक्ट्री होती नहीं कभी, तो हमारे काम का एक ही मिनट रहता है बस, क्लोजिंग स्टॉक जी, ये हेडिंग में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक होता है। आपको हर क्वेश्चन में जैसे जो हम अभी कर भी रहे हैं, तो उसमें भी आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया ना, तो इन्वेंटरीज में वन एंड ओनली चीज क्या रहेगी? क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड। बाकी 5 आइटम्स तब होंगी अगर हमारी फैक्ट्री है, पर टोटल 6 आती हैं इसमें, जिसको इन्वेंटरीज कहते हैं, ठीक है। जिसमें से हम ट्रेडिंग किसकी कर रहे हैं? या तो फिनिश गुड्स की कर रहे हैं ट्रेडिंग, या स्टॉक इन ट्रेडिंग कर रहे हैं। बेच तो ये रहे ना, रॉ मटेरियल तो अपने पास है, वर्किंग प्रोसेस, स्टोर स्पेयर्स, लूज टूल्स सब हमारे पास है। हमने बेचना क्या है? अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैं तो फिनिश गुड्स बना के बेचनी है, अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो स्टॉक इन ट्रेड। सी पॉइंट, हाँ जी बोलो आगे। ट्रेड डेटर्स,
नित्य आपकी सर, ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल्स इसमें क्या आता है, डेटर्स, जिसमें से आपको पता है बैड डेट्स माइनस होंगे, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सब कुछ यहाँ आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल्स, दो चीजें आएंगी यहाँ पे। टी पॉइंट फोर्थ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है ये भी आ गया। तो एक ही क्लास में हम पूरी बैलेंस शीट को याद करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कशन से याद हो भी जाती है। ई एंड एफ, गुड। तो जैसे लॉन्ग टर्म लोन से ऊपर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स, अब ये लोन्स एंड एडवांसेस वही हैं। अब ये कि आप किसी को भी दे रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हो, और वहाँ लॉन्ग टर्म। किसको दे सकते हैं, किसी को भी। कंपनीज अपनी ब्रांचेस सब्सिडरीज को या पार्टनरशिप फॉर्म्स में लगाती है पैसा, कोई कंपनी जो एज ए लोन या एज ए एडवांस, आप जैसे आपने कुछ जैसे रेंट इन एडवांस पे कर दिया, प्रीपेड रेंट हो गया, क्या वो इसमें आएगा? अब ये पॉइंट है, अदर करंट एसेट्स। अब ये देख के बताओ बुक में से एडवांस रेंट किस में आएगा? होता है रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड इंश्योरेंस, श्योर है? हाँ, तो रेंट इन एडवांस में एक ही बात है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई भी एक्सपेंस जो आपने प्रीपेड किया हो, या एक्रूड इंटरेस्ट। अब अदर करंट एसेट्स में कई आइटम्स हैं, जैसे हमारी अदर करंट लायबिलिटीज थी, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, है ना, वो वाले सारे पॉइंट्स यहाँ पे हुई है बेटा। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया कहीं पे, आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी एक्रूड होगा। तो आपका एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो आपकी एसेट हो गया, करंट एसेट। प्रीपेड कुछ भी है, एडवांस या प्रीपेड तो एक ही बात होगी, कुछ भी ऐसा जो आपका अदर्स में आना चाहिए। तो अदर करंट एसेट्स में क्या आएगा, जो चीज विद इन 12 मंथ्स रिसीवेबल है, जो ना तो आपके लिए इन्वेंट्री है, ना आपके लिए वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ना ट्रेड रिसीवेबल है, ना कैश है। इन सब के अलावा कोई भी चीज जो आपके लिए रिसीवेबल है विद इन द 12 मंथ्स, वो आपके लिए क्या है, अदर करंट एसेट। लेकिन लोन्स एंड एडवांसेस एक अलग चीज है, वो तो लोन्स है ना। जब आप इंश्योरेंस एडवांस में पे करते हो, वो लोन थोड़ी दिया आपने किसी को। सैलरी एडवांस में दी तो सैलरी एडवांस में दी, लोन नहीं दिया। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस का मतलब कि हम किसी को लोन दे रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए, बस विद इन 12 मंथ्स वापस करने हैं। जैसे मेरे फ्रेंड को पैसा चाहिए था, तो मैंने उसको 30,000 दे दिए, और उसने मुझे कहा कि मैं 4 मंथ्स में वापस कर दूंगा। तो अब ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस हो गया। तो कंपनी के जो भी फ्रेंड्स, मतलब कंपनी के आगे ब्रांचेस सब्सिडरीज, कोई भी कंपनी के मैनेजर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, किसी को लोन दे दो, एम्प्लॉयज़ को दे दो, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए है। तो ये हमारे 6 सब हेडिंग्स है बेटा। कौन से? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, कैश। अब मान लो आपको ये याद करना हो, वैसे तो आपको याद है ना? आई नो आप लोग इंटेलिजेंस स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये बात करना नहीं है कि याद नहीं हुए, बट अगर मान लो कोई ऐसा हो कि सब मुझे याद नहीं होते, तो फिर आपको फिर उसी फॉर्म में जैसे मैंने आपको याद कराया था अभी। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो सपोज आप बैंक में गए, अपने 3 मंथ्स की एफडी को तोड़ के ले आए, एफडी ब्रेक कर ली। आप बैंक में जाओ, उनको बोलो, ऐसे बोलते हुए दिखाओ अपने दिमाग को कि आप बैंक में जाके बोल रहे हो मेरी वो एफडी ब्रेक कर दो जो मैंने अभी बनाई थी 3 मंथ्स पहले। तो पहले आपके पास पैसा आ गया, उस पैसे से क्या खरीद लो? रॉ मटेरियल, गुड्स। गुड्स किसको बेच दो? जैसे दिमाग में देखो कि मैंने वो एफडी ब्रेक करके पैसा लिया 10,000 या 50,000, उससे मैं स्टॉक खरीद के लाया, गुड्स खरीद के लाया। वो गुड्स मैंने किसको दी? अपने डेटर्स को। डेटर्स ने 10 दिन के बाद मुझे क्या दे दिया? कैश। और वो कैश जब मेरे पास आया, जैसे कैश आया मेरा फ्रेंड आ गया, उसको पैसे की जरूरत थी। होता है कई बार, जैसे जैसे आपने मुझे फीस दी, तो मुझे अच्छा लगा कि फीस हाथ में आ गई, पर साथ में वो फ्रेंड भी आ गया, उसने मेरे से क्या मांग लिया? लोन। तो जैसे वो फीस आपके पास आई, जैसे वो कैश आपके पास आया आपके डेटर से जिनको आपने गुड्स एंड सर्विसेज बेची हैं, आपका फ्रेंड सीन में आ गया, जिसको आपने क्या दे दिया? लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, अदर्स तो याद करने की जरूरत ही नहीं,
हर चीज के एंड पे अदर्स तो है ही है। उसमें इंटरेस्ट भी तो आएगा। गुड, उस पर इंटरेस्ट भी तो आएगा। अब आपने जो लोन एडवांस दिया तो उस पर इंटरेस्ट आ गया, वो अदर्स का पार्ट है। तो अदर करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, और ऊपर अगर जाएं तो अदर्स वाला पार्ट तो हर जगह है ना, अदर करंट एबिलिटीज। पर ये कि यहाँ वो फंडा क्या होता है कि जैसे सी पॉइंट है वो डी नहीं है, लेकिन जब हम एसेट्स में जाते हैं, हाँ जी ठीक है जी, तो उसमें तो अदर्स एंड में है ही है, तो अदर नॉन करंट एसेट्स भी हैं, अदर करंट एसेट्स भी हैं। तो 5 चीजें मेन है यहाँ पे। करंट इन्वेस्टमेंट एफडी ब्रेक की, क्या किया, स्टॉक खरीदा, इन्वेंट्री, किसको बेचा, डेटर्स को, ट्रेड रिसीवेबल, उनसे क्या आया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो फ्रेंड ले गया, लॉन्ग टर्म एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। 6 नंबर पे तो है ये अदर करंट एसेट्स। गॉट इट। ये कंप्लीट लेक्चर है यहाँ पर बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है जी, अब इस लेक्चर को कंटिन्यू कर देंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, जहाँ क्वेश्चन नंबर 10 हम आगे पढ़ाएंगे। आज इतना ही होता है। तो बैलेंस शीट टेस्ट भी हो गया आपका, डिस्कस भी होगी, और आई थिंक अब ज़्यादा अच्छे से याद होगी होगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास ओवर करो एवरीवन यहाँ पे।